लाल मस्जिद पाकिस्तानी मिलिट्री का वो एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से ना सिर्फ हम आज तक अपने मिलिट्री नौजवानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, बल्कि हमने लाखों सिविलियंस की जान का नजराना पेश किया है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जहां पर पाकिस्तान के आमिरों ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सौदा किया अमेरिका के हाथों, और एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट क्लास को परवान चढ़ाया जो कि बाद में पाकिस्तानी स्टेट के मुंह के ऊपर फटा है। और राइट खवातीन हज़रात, मेरा नाम नुमान शाह बुखारी है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था इस पाकिस्तान में इस एक्सट्रीमिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ, कि पाकिस्तान में आखिर ये एक्सट्रीमिज्म कब से स्टार्ट है और आखिर ये कब तक चलती जाएगी, ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, और पर्टिकुलरली इसकी जो एक्सटेंशन है एक्सट्रीमिज्म की, जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, दहशतगर्दी कहते हैं, जिसे हमसे आज तक हम अपना सर नहीं बचा सकते। दिन दहाड़े हम ना हमारे फैमिली मेंबर्स महफूज हैं, ना हमारे फौजी नौजवान महफूज हैं, ना हम मस्जिदों में महफूज हैं, ना हम बाजारों में महफूज हैं। तो आखिर ये खत्म कब होगा? जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक एक कहानी के साथ, हर एक चीज को जब हम एक कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है हमें समझना और काउंटर करना स्टेट के आर्ग्यूमेंट के साथ, और इस्लाह का काम करना। और जाहिर बात है हम यहाँ पर कोई गुरु वगैरह नहीं बैठे हुए कि मैं आपको यहाँ पर स्टेट की पॉलिसियां बना, जस्ट मैं एज अ गाइड आपको बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालाइज किया है। हम उन तमाम तर चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जाहिर बात है 10-15 मिनट की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। सो लाल मस्जिद जो है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख का। एक स्टेट एक्सपेरिमेंट है जहां पर स्टेट ने अमेरिका के लिए, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी कुर्बान कर दी, या फिर आप कह सकते हैं कि बेच दी। और एक प्रॉक्सी वार में, अमेरिका के एक प्रॉक्सी वार में पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान के आमिरों ने उनको सपोर्ट किया, जिहादी माइंडसेट को यहाँ पर ग्रूम किया। एक एक ऐसी क्लास को हमने ग्रूम किया जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे पहले दिन से, और एक पैरेलल सिस्टम अपना बनाना चाहते थे इस मुल्क में जो कि मेजॉरिटी मुसलमानों का है, और जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी शिक आप ऐसी नहीं डाल सकते जो कि इस्लाम के मुतजाद हो। सो एक ऐसी केप को हमने उगाया जो कि पाकिस्तान का बुनियादी दुश्मन है। सो इसके ऊपर हम जरा बात करेंगे। सो लाल मस्जिद का जो इंसिडेंट है, 1965 में जब इस्लामाबाद बना, इस्लामाबाद जब हमने तैयार किया तो एक कैपिटल था, नया कैपिटल, और पाकिस्तान का तमाम तर पावर स्ट्रक्चर एक एरिया में एग्जिस्ट करता था। उस एरिया में आईएसआई का हेडक्वार्टर, 2 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, रेड जोन का टोटल एरिया। इसके बीचों बीच में इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद का तामीर हुआ। फैसल मस्जिद से पहले ये पाकिस्तान की लाल मस्जिद सबसे बड़ी, सॉरी, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और इसके लिए एक कारी साहब को बुलाया गया, और कारी साहब काफी पावर होने लगे, उनका असर सूख बढ़ने लगा, क्योंकि जाहिर बात है आईसाई के लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उनसे मिलते थे, तो बंदे को लगा कि यार मैं ही कुछ ज्यादा पावरफुल हूँ। और बंदे के पास तो काफी लेवरेज था। और लेकिन उस कारी साहब की, कारी अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी थी, जनाब एक सेक्टेरियनिस्ट थे। जनाब फिरकावारियत में बड़ा यकीन रखा करते थे। उनकी जबान एक छुरी की तरह चलती थी, जो कि नफरतें फैलाने में बेहतरीन किरदार उन्होंने अदा किया। और चूंकि 80s का टाइम था और जनरल जियाउल हक पावर में थे, सो उस इमाम के साथ उनकी रुग़बत ज्यादा बढ़ी, उनके साथ उनके ताल्लुकात बढ़े, और उस इमाम को, उस मौलवी को उन्होंने नवाजना स्टार्ट किया। और मौलवी को उन्होंने रूयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। और इवन तालिबान एंड मिलिटेंट इस्लाम, अहमद राशिद की एक बेहतरीन किताब है, उनमें यह बात लिखी गई है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी ने मुजाहिदीन को तकरीबन कोई $10 बिलियन दिए। और पता है इन मुजाहिदीन को ट्रेन कहां पर किया जाता था? लाल मस्जिद में। लाल मस्जिद में इनको ट्रेन किया जाता था। लाल मस्जिद मुकम्मल हक बना था जो कि इस आइडियालॉजी को बार बार फैलाने की कोशिश कर रहा था कि जी हम मुसलमान हैं, ये हमारे दुश्मन है, और
अफगानिस्तान में हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए, एक मुकम्मल नैरेटिव बयान बनाया गया। लेकिन मसला ये होता है कि जब एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट क्लास को आप इतना एम्पावर करते हैं तो फिर वो समझने लगते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है? तो उनके जहन में आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन एक मौलवी कर सकता है, एक इमाम साहब कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब पाकिस्तान का टोटल सिस्टम फ्लॉड है, हम ही आल इन आल हैं। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर शरीयत का निज़ाम होना चाहिए। और कीप इन माइंड, एक ऐसा मुल्क जो कि मेजॉरिटी मुसलमान है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के खिलाफ आप एक शिक भी उसमें नहीं डाल सकते। जनाब का कहना था कि अब हम एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे। सो उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की और उनके उनके दो मदारिस थे, जामिया फरीदिया लड़कों के लिए और जामिया हफ्सा फीमेल्स के लिए। और जामिया हफ्सा मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फीमेल मदरसा था, और 6000 तालबा की एडमिशन उसमें थी, और 6000 के करीब तालबा वहां पर हॉस्टल में रहा करते थे। सो उन तमाम तर लोगों को उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि हम यहाँ पर शरीयत का निज़ाम नाफिज करेंगे, और ये लोग फारिग हो चुके हैं। और 1998 में जनाब कारी अब्दुल्ला साहब एसासिनेट कर दिए जाते हैं। अब कारी अब्दुल्ला साहब एसासिनेट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंस वालों ने इन्हें मारा, खुफिया इदारों वालों ने इन्हें मारा। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि वो बार बार सेक्टेरियन वायलेंस के लिए दावत दिया करते थे लोगों को, शिया वगैरह के शिया पहले तशी लोगों के खिलाफ बातें किया करते थे। सो शायद किसी फिरके वालों ने उन्हें मारा। लेकिन कहानी जो भी है, हमें नहीं पता इसकी डिटेल्स क्या है प्रॉपर। सो उनकी लेगेसी ट्रांसफर हो गई उनके दो बेटों की तरफ। अब मैं इस पूरी कहानी को सम अप करने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक खेप उगाई गई, 25 साल का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक माइंडसेट बनाया गया, और कैसे वो माइंडसेट बैकफायर कर गया पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ। अब 1998 में जब कारी साहब असैसिनेशन हुई तो उसकी लेगेसी जो है ना ट्रांसफर हो गई उसके बच्चों की तरफ। उनके दो बेटे थे, कारी अब्दुल अजीज और कारी अब्दुल रशीद। अब्दुल अजीज बड़े, अब्दुल रशीद छोटे। सो उन्होंने इस मदारिस का इंचार्ज संभाला, और वो अपने वालिद साहब से भी दो हाथ आगे चले गए। 9/11 में जब अमेरिका ने स्टांस लिया मिलिटेंसी के खिलाफ और पाकिस्तान से कहा कि अगर आपने इस मिलिटेंसी को यहाँ से ख़त्म ना किया तो हम आपको पत्थरों के ज़माने में वापस भेज देंगे, तो परवेज़ मुशर्रफ चूंकि कॉमन सेंस वाली शख्सियत है, उन्हें पता था कि यार पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, माशी तौर पर वो डिपेंडेंट है, अमेरिका का मुकाबला हम नहीं कर सकते, और अगर हमने कुछ भी किया तो ये सच में हमें पत्थरों के ज़माने में फेंक देंगे, पहुंचा देंगे। सो उन्होंने अमेरिका की बात सुनी और ना चाहते हुए, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ना चाहते हुए मिलिटेंसी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वार ऑन टेरर हुआ। सो कारी अब्दुल्ला के ये जो बेटे थे, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने फतवा जारी किया 2004 में। उन्होंने कहा कि इस वार ऑन टेरर में जो तालिबान मारे जाएंगे वो शहीद होंगे, और जो पाकिस्तान के आर्मी वाले मारे जाएंगे वो शहीद नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को बातिल करार दिया, और पाकिस्तान की में जो मिलिशिया थी, जो कि दहशतगर्द थे, उन्हें हक के ऊपर करार दिया। सो एक खुला ऐलान जंग था। और आल जाहिर बात है पाकिस्तान उस वक्त टेररिज्म के पीक पे था। और साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरीयत का ऐलान किया, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में उसके मदरसे के जो तालुबात थे, फीमेल स्टूडेंट थे, वो बाहर आ जाते डंडों के साथ, और पाकिस्तान और वहाँ की इस्लामाबाद में जो फीमेल्स खवातीन ड्राइवर्स थी उनको धमकी देते थे कि अगर हमने आपको दोबारा गाड़ी चलाते हुए देखा तो हम आपके मुंह के ऊपर एसिड फेंक देंगे। और उसका मौलवी उन्हें डिफेंड करता, किसी शॉप के ऊपर हमला कर देते, तमाम तर कैसेट्स वगैरह निकालते, उन्हें आग लगा देते। अच्छा, और उसके साथ साथ पार्लर में चले जाते, चाइनीज खवातीन उन्हें वहां से किडनैप कर लेते, और फिर जब पुलिस वाले उनके पास चले जाते कि आपने उन्हें क्यों किडनैप किया है, तो पुलिस वालों को भी किडनैप कर लिया करते थे। और अब जरा खुद इमेजिन करें
कि ये जो पूरा एक खौफ का माहौल बना था इस्लामाबाद में, और परवेज मुशर्रफ जो कि उस वक्त के डिक्टेटर थे, वो किस तरीके से फील करते होंगे, एज अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना भी उन्हें दुत्कारता होगा कि यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कैपिटल में तुम्हारे सामने ही एक पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है और तुम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और आंटी शमीम थी उस वक्त, जिसका केस काफी मशहूर हुआ, जिन्हें प्रोस्टिट्यूशन, अलेजडली प्रोस्टिट्यूशन के बारे में टैग किया गया कि जी ये यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, उन्हें किडनैप किया गया। और फिर और साथ साथ उन्होंने अब ये जरा हैरत की बात है, उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करना स्टार्ट कर दिए थे। एक मुकम्मल फोर्ट उन्होंने बना ली थी। तो सीडीए वाले जब उनसे कहते कि यार ये ज़मीन फारिग करो, तो कहते कि यार ये ज़मीन हमने अल्लाह के निज़ाम के लिए पकड़ी हुई है, हम यहाँ से अल्लाह का निज़ाम फैलाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है उनका अल्लाह के साथ कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं था, वो सारा कुछ अपने पावर के लिए किया करते थे। और इवन अपने इलीगल एफएम रेडियो से वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते। ज़रा इस बात के ऊपर आप इमेजिन करें, वो पाकिस्तान को धमकियां लगाया करते थे कि अगर आप पाकिस्तान के स्टेट ने हमारे इस जो निज़ाम हमने कैपिटल में कायम किया हुआ है, अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हम पाकिस्तान के हर कोने में सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे। तो ज़रा खुद एक ऐसा सिस्टम जिसे पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, पाकिस्तान के आमिरों ने, मैं ये कहूँगा, अपने फ़ायदे के लिए बनाया और फिर बाद में पाकिस्तान का ही दुश्मन बन गया। अब जाहिर बात है परवेज़ मुशर्रफ उनसे तंग आ गए, क्योंकि वो दिन दहाड़े मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास चले जाते, उन्हें आग लगा देते, किडनैपिंग वो किया करते थे। एक मुकम्मल खौफ का समा था पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में। परवेज मुशर्रफ ने वहां पर एसएसजी कमांडोज भेजे, लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा का घेराव किया और 7 दिन तक, बल्कि 8 दिन तक मदरसे के सामने बार बार ऐलान किया करते थे कि मदरसे को फारिग किया जाए, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे और जो एसएसजी करती है वो हम कर लेंगे। बात उन्होंने नहीं मानी और फिर 3 जुलाई 2007 को, बल्कि 7 जुलाई 2007 को मेरा ख्याल, मदरसे से स्नाइपर के थ्रू कर्नल हारून को शहीद किया गया और उसके बाद एसएसजी अंदर चली गई। जंग चलता रहा और 100 कैजुअल्टीज हुई, जिसमें से 11 फौजी अफसरान शहीद हुए। और फिर द मेन गाय कारी अब्दुल अजीज, वो बाहर पकड़ा गया बुरके में मलबूस, जो कि खवातीन के साथ भागने लगा था, और उसका भाई जो कि अंदर मारा गया, अब्दुल रशीद और अब्दुल अजीज की वाइफ उम्मे हसान, अब्दुल अजीज की वाइफ उम्मे हसान। सो आप खुद इमेजिन करें, हमें यहाँ से सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि कभी भी आपने ऐसे ग्रुप को एम्पावर नहीं करना जो कि पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ है, जो कि उसके एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कभी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आपने सौदा नहीं करना किसी और के हाथों। लेकिन इन कॉमन पाकिस्तानी फैशन हमने क्या किया? हमने कोई भी लेसन नहीं सीखे। उसी कारी अब्दुल अजीज को हमने दोबारा रीइंस्टेट किया लाल मस्जिद में। और जिस तरह के कारी अब्दुल अजीज अपने यू नो इलीगल एफएम रेडियो से बार बार ऐलानात करते हैं, अगर जितना सख्त क्रैकडाउन पाकिस्तानी स्टेट ने हमारे ऊपर किया, ये हमारे इस मिशन में हमारी और मदद देगा, क्योंकि फिर और मजीद लोग उठेंगे और मजीद तालिबान उठेंगे पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ। ये वो शख्स था। एक किताब है इनसाइड द अलकायदा एंड द तालिबान, सैयद सलीम शहजाद की। उन्होंने कहा कि कारी अब्दुल अजीज एक कोई आम खास मौलवी या क्लर्क नहीं था। कारी अब्दुल अजीज के स्पेशल ताल्लुकात थे पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंसिया के साथ, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के जंग के लिए सैकड़ों जिहादी तैयार किए थे। तो उसी शख्स को हमने दोबारा रीइंस्टेट किया और पाकिस्तान, इसका आफ्टर मैथ क्या निकला? अगले 6 महीनों में, जुलाई में ये इंसिडेंट हुआ, दिसंबर तक पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में कोई 40 के करीब मिलिटेंट लीडर इकट्ठा हुए, जिसके अंडर 40,000 दहशत गर्द उनके अंडर थे, 40,000 जिहादी उनके अंडर थे, जिन्होंने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ कसम उठाई। टीटीपी सर फहरिस्त थी। और अगले 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में 88 सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिनमें 1200 के करीब लोग मारे गए और 3,000 से ऊपर लोग जख्मी हुए। तो हमारा मसला ये है
कि हमारी स्टेट को जो है ना अपनी पॉलिसियां दोबारा से रीथिंक करनी पड़ेंगी और हमने पाकिस्तान को दोबारा से री इमेजिन करना पड़ेगा। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान में किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने गलती कर ली है तो अब स्टेट उन्हीं की पॉलिसी को बार बार कायम दायम रखेगा। नहीं, पाकिस्तान के अशराफिया को बाहर आना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए कि जी हमसे कुछ गलतियां हुई, हम दोबारा इन चीजों को फिक्स करेंगे। और एक कॉमन ऐलान करना चाहिए कि जो शख्स भी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ वेपन्स उठाएगा हम उनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी स्टेट ये क्लैरिटी क्यों नहीं रखती अपनी पॉलिसी में। और यही चीजें चली। अब 25 साल का एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपको खाक लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा 2 दिनों के अंदर? और जैसे कि 9/11 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने अपनी पॉलिसियां चेंज की तो वो भी अपनी पॉलिसियां चेंज करेंगे? ऐसा नहीं होता। और इवन जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर 10 साल काम हुआ जिसे अब खत्म करना नामुमकिन है, तो इस तरीके से इन ही एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर 25 साल तक स्टेट ने इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें यकीन दिलाया कि आप ही पावर में हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। और आपको लगता है कि वो 2 दिन में गायब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी स्टेट को अपनी तमाम तर पॉलिसी के बारे में दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा और हमें पाकिस्तान की री इमेजिनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट स्टेट पाकिस्तान इसी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकता। थैंक यू।